Assalamu alaikum viewers. Today the topic of our discussion is effects of current, chapter number 13, current electricity, second year physics. So let's start the topic. इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं और उसकी प्रेजेंस को हम मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स के ज़रिए जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक आपका आता है हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और केमिकल इफ़ेक्ट। ये तमाम करंट के इफ़ेक्ट्स हैं। सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर वही कंडक्शन कर रहे होते हैं। सो जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो मेटल के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोलिजन के दरमियान एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। सो अपनी एनर्जी जो है वो कोलाइडिंग एटम्स को दे देंगे, जिनके साथ वो कोलाइड करेंगे उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब एनर्जी एटम की बढ़ेगी तो जो एटम है वो अपनी जगह पे साकत नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता, बल्कि वो मूव कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। सो उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ले ली है, लिहाजा उसकी अपनी जो वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। वो जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा उतना ज़्यादा टकराएगा और इस लिहाज से हमारे पास हीट जनरेट हो जाएगी। आपको मालूम है कि जब भी दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं तो हीट जनरेट होती है। जैसा कि आप अगर अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो हीट जनरेट होती है। इस प्रोसेस में जो हीट जनरेट होती है वो डिपेंड करती है करंट की वैल्यू पे। जितना ज़्यादा करंट होगा हीट भी उतनी ही ज़्यादा जनरेट हो रही होगी। करंट का मतलब है चार्जेस जितने ज़्यादा फ्लो करेंगे, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कोलिजन्स होंगी और उतना ही ज़्यादा हीटिंग का इफेक्ट बढ़ेगा। सेकेंडली रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। सो अगर ज़्यादा ऑपोजिशन है इसका मतलब है टकराव ज़्यादा हो रहा है। वही बात कि टकराव जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट भी बढ़ेगी। और टाइम के ऊपर, जाहिर सी बात है ज़्यादा देर के लिए अगर आप करंट को पास करवाओगे तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, कम देर के लिए पास करवाओगे तो कम कोलिजन्स होंगी। सो टाइम के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So H is equals to I square R into T. I is for the current, R is the resistance and T is the time. ये जाउल्स का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। इसको हम अप्लाई करते हैं बेटा, इस हीटिंग इफेक्ट को आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जब इस्त्री करते हैं कपड़े तो इलेक्ट्रिक आयरन भी इलेक्ट्रिसिटी ही का करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ कर रही है। केटल्स, टोस्टर, हीटर्स, ये सारे जो हैं ये हीटिंग इफेक्ट को ही यूटिलाइज़ करते हैं। ये एप्लीकेशन हैं तमाम हीटिंग इफेक्ट की। कमिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हमारे पास जब करंट पास करता है किसी भी कंडक्टर में से तो उसके इर्द गिर्द के रीजन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली है, दिस इज़ बाय नेचर। ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि एक और नेचुरल फोर्स ही है। सो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह से है कि जब कहीं से भी करंट फ्लो करेगा तो उसके इर्द गिर्द वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसमें जो फिगर नंबर ए के अंदर एक सिंपल सा एपरेटस लगा हुआ है कि एक सिंपल सा कंडक्टर है, तार है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। आपने उसे सिंपल बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये एक पीस ऑफ पेपर है जो बीच में लगाया हुआ है और उसके ऊपर ट्रेस किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को। और आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करने के लिए हम कंपास को यूज़ करते हैं। स्ट्रेट वायर से इस तरह सर्कुलर फील्ड बनी, एक कॉइल लिया गया तो कॉइल के इर्द गिर्द जो फील्ड निकली वो ये निकली जो कि बी फिगर में शो हो रही है। और सी फिगर के अंदर आप सोलेनॉइड की फील्ड देख सकते हैं। सोलेनॉइड एक सिंपल सा तार है जो कि आप अगर एक तार पकड़ो और उसको अपनी फिंगर्स के ऊपर अच्छी तरह से रोल कर लो तो जब तार को आप अपने फिंगर से उतारोगे उस रोल्ड टर्न्स वाली तार को, तो वो जो है कहलाएगा सोलिनॉइड। तो ये सोलिनॉइड की फील्ड जो है वो इस तरह की बन गई। तो ये मुख्तलिफ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स में से ओरिजिनेट हो रही हैं। ये जो फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट की वैल्यू पे। जितना ज़्यादा करंट होगा फील्ड भी उतनी स्ट्रांग होगी। और डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट, आप जितना करंट एलिमेंट के नज़दीक होगे, यानी वो चीज़ जिसमें से करंट पास कर रहा है, उतनी स्ट्रांग फील्ड होगी। और जितना आप दूर जाते जाओगे फील्ड उतनी ही वीक होती जाएगी। इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। आप आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं
मोर और लेस सबके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इफेक्ट होता है। जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं उन सब में तकरीबन हम मैग्नेटिक इफेक्ट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने बहुत थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। एक तो इलेक्ट्रिक मोटर है, और मोटर आपको मालूम है तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही होती है। आपके लैपटॉप्स, आपकी वॉशिंग मशीन्स, आपके ग्राइंडर्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में मोटर यूज़ हो रही होती है। और पंखे हैं, फिर आपकी ये वैक्यूम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ों के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स भी इस्तेमाल हो जाती हैं। सेकेंडली, ट्रांसफार्मर इज़ एक्चुअली अ डिवाइस जो कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। कुछ अप्लायंसेस होते हैं जो कि कम वोल्टेज लेते हैं, कुछ होते हैं जो ज़्यादा वोल्टेज पे चल रहे होते हैं। तो आपको ये वोल्टेज का जो शिफ्ट है ये दे रहा होता है ट्रांसफार्मर। हर चीज़ के अंदर एक छोटे मोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर आपने देखे ही हैं, खंभों के साथ लगे हुए होते हैं, जो कि आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी वो उन बड़े ट्रांसफार्मर्स के ज़रिए आ रही होती है, क्योंकि वो बहुत हाई वोल्टेज होती है, जो कि स्टेप डाउन होके आपके पास घरों में थोड़ी वोल्टेज पहुंच रही होती है। इसके अलावा भी जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव्स और एटीएम कार्ड्स हैं, स्पीकर्स वगैरह, माइक्रोफोन्स वगैरह, बहुत सारी अप्लायंसेस हैं। केमिकल इफेक्ट के ऊपर आ जाइए, तो केमिकल इफेक्ट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली एग्जांपल है केमिकल इफेक्ट ऑफ द current की। Chemical decomposition produced by passing an electric current through a liquid या solution containing ions। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और chemical changes produced during the electrolysis of a liquid are due to the chemical effects of the current। जो भी chemical changes इसके अंदर आ रही होती हैं वो सारी current ही क्या chemical effect है। अच्छा, it depends upon the nature of the liquid, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि नेचर क्या है लिक्विड की और आपने कितना करंट इसमें से पास करवाया है। इलेक्ट्रोलिसिस के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली वो सोल्यूशन है जिसमें से करंट आपने पास करवाना है। इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं इनके मटेरियल होते हैं कंडक्टिंग। वायर भी हो सकती है, रॉड भी हो सकती है, प्लेट भी हो सकती है। इसके ज़रिए करंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला जाता है। अब जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। वोल्टामीटर जो है वो वेसल है, वो कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इलेक्ट्रोड्स और लिक्विड, तो वो कहलाता है वोल्टामीटर। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को देखेंगे। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया गया है वोल्टामीटर के अंदर, और एनोड एंड कैथोड आर बोथ कॉपर प्लेट्स। जब कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो वो कॉपर और सल्फेट के आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तब्दील हो जाता है। ऑन पासिंग करंट, जब हम इसमें से पास करेंगे करंट को वोल्टामीटर में से, तो जो कॉपर के पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव कॉपर की प्लेट की तरफ यानी कैथोड की तरफ चले जाएंगे, और जो सल्फेट के नेगेटिव आयंस हैं वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कॉपर जो कि एनोड है। अब यहाँ से जो आपके पॉजिटिव आयंस के कॉपर के गए कैथोड की तरफ, तो उन्होंने वहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, एक न्यूट्रल एटम बन के वहाँ पे डिपॉजिट हो गए। जबकि जो सल्फेट के आयंस आपके गए वहाँ एनोड के ऊपर, वो वहाँ पे जो कॉपर के एटम्स हैं उनके साथ मिलके कॉपर सल्फेट बना देते हैं। हमारे पास प्रोसेस जो है वो जैसे जैसे चलता जाता है, कॉपर जो है वो कंटिन्यूसली डिपॉजिट होता जाता है कैथोड पे, और उतना ही एनोड पर से कॉपर जो है वो डिज़ोल्व होता जाता है सॉल्यूशन के अंदर। इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की डेंसिटी है वो अनऑल्टर्ड रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। क्या हुआ था रिपीट कर देती हूँ। कॉपर के पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं कैथोड की तरफ, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड पे एज कॉपर एटम्स। जबकि जो सल्फेट के नेगेटिव आयंस हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, और एनोड के ऊपर जाके कॉपर के एटम्स के साथ मिलके कॉपर सल्फेट का आयन बना के फिर से
इलेक्ट्रोलाइट में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो कॉपर सल्फेट की डेंसिटी भी वैसी की वैसी ही रहती है। अच्छा, इस केमिकल इफेक्ट की सबसे अहम जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर एक थिन लेयर एक्सपेंसिव मेटल की थिन सी लेयर किसी भी चीप मेटल के ऊपर चढ़ा दी जाती है, तो वो इफेक्ट देता है कि जी हाँ वो वाला एक्सपेंसिव मेटल है। जैसे गोल्ड की लेयरिंग की जाती है किसी चीज़ों के ऊपर, निकल की जाती है, जिंक की जाती है, कॉपर की प्लेटिंग की जाती है, मुख्तलिफ प्लेटिंग्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस ही के प्रिंसिपल्स पे काम करती है। ओके जी, दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। इस टॉपिक में से आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया भी तो तमाम इफेक्ट्स को आप कंबाइन करके आंसर कर सकते हो, लेकिन आता नहीं है। डिस्क्राइब करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद इट्स यूज इन द डेली लाइफ, हाउ करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, or what is the electrolysis, describe its components, and discuss the electrolysis of copper sulfate solution. Hopefully आपको समझ आ गई होगी, and like and subscribe the channel. For assessments log on to www.testmaker.pk.